हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है ये रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। एनटीपीसी के अलावा आप ये क्लास एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज हम 100 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी यहाँ पर रेगुलर क्लास करवाई जा रही हैं। इससे पहले की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मूलाकाट हैं दोस्तों। इसमें जो है कितने मूलाकाट राग हैं बताइए। तो इसमें जो है आपका 72 राग है। ठीक है, इसमें आपका 72 राग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना डैश वर्ष में हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए की गई थी। ये जो प्रयागराज में संगीत समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए किया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए किया गया था। और वो जो है आपका किस वर्ष किया गया था दोस्तों बताइए। उसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो उसकी स्थापना आपका 1926 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1926 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाहा गायन किन राज्यों के कुछ भागों में पाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। अलाहा गायन जो है दोस्तों वो किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख श्रेणी है बताइए। लोकगीतों की एक प्रमुख श्रेणी है बताइए। तो वो जो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अलाहा गायन जो है उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तानपुरा और पखावज के साथ वाद्य संगीत के रूप में पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से गायन की किस शैली को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। ये जो देखिए तानपुर है वो पखावज के साथ किस वाद्य यंत्र के रूप में पुरुषों द्वारा पारंपरिक गायन को किस शैली के रूप में प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो तानपुर में कौन सा शैली प्रदर्शित करता है? तो आपका करता है दोस्तों ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद ये जो संगीत है इसी को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि संगीत पर सबसे पहला ज्ञान ग्रंथ संगीत रत्नाकर डैश द्वारा रचित है। संगीत के पर जो है सबसे पहला ज्ञान ग्रंथ संगीत रत्नाकर डैश के द्वारा रचित है। किसके द्वारा संगीत का सबसे पहला ज्ञान ग्रंथ दिया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? तो वो दिया गया था सारंगदेव द्वारा। ठीक है, सारंगदेव द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डैश ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। किसने जो है स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था दोस्तों? किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत जीता था? तो वो सीखा था दोस्तों आपका बताइए बताइए। तानसेन ने। किसने? तानसेन ने। ठीक है, तानसेन ने जो है स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन गीत मुख्य रूप से डैश की लोक शैली है। ये जो बोन गीत है दोस्तों वो मुख्य रूप से किसकी लोकगीत की शैली है दोस्तों? ये देखिए एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया था दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में 17/6/2022 को। ठीक है, तो बताइए बोन गीत जो है मुख्य रूप से डैश की लोकगीत शैली है। तो बोन गीत जो है आपका किसकी लोकगीत शैली है दोस्तों? तो आपका है असम की। ठीक है, असम की लोकगीत शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शेरकुटी जड़ाई की लोकगीत परंपराओं द्वारा उद्गम स्थल है? इसमें से जो है कौन सा राज्य शेरकुटी जाई की लोकगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है दोस्तों? तो वो है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम इसका उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? लोकप्रिय लोकगीत है दोस्तों ये कजरी जो है बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, ये कजरी लोकगीत कहाँ स्थित है? कजरी लोकप्रिय जो है ये गीत वो कहाँ सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों बताइए। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एकला चलो रे यह गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? एकला चलो रे गीत सुने हैं ना आप लोग, तो वो गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गीत आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, एकला चलो रे ये गीत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे थे? सारे जहां से अच्छा ये गाने के बोल जो है दोस्तों ये किसने लिखे थे? सारे जहां से अच्छा ये गाने के बोल आपका किसने लिखे थे? तो लिखे थे मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखे थे ये गाने के बोल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयंतिया डैश राज्य की पाई जाने वाली जाति के साथ एक
श्रेणी का नाम है। ये जो जयंतिया है दोस्तों, ये डैश राज्य की पाए जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। जयंतिया जो है एक राज्य की नाम भी है और पर्वत श्रेणी का नाम है। तो वो किस राज्य की पर्वत श्रेणी का नाम है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो वो आपका मेघालय पर्वत श्रेणी का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओंगनी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। ओंगनी नामक जो है के आदिवासी समूह है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं दोस्तों। तो वो जो है आपका अंडमान एवं निकोबार में है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में मूल निवासी नहीं है। इनमें से जो है कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में मूल निवासी नहीं है दोस्तों। जो तमिलनाडु राज्य में मूल निवासी नहीं है, कौन है दोस्तों। तो वो जो है आपका भूटिया। ठीक है, भूटिया है ये जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारली लोक चित्रकला किस राज्य की कला है। वारली लोक चित्रकला जो है किस राज्य की लोक कला है दोस्तों। तो ये किस राज्य की है, महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की लोक कला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार और नेपाल के मिथाली क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है। बिहार और नेपाल के मिथाली क्षेत्र में जो है किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है दोस्तों। तो वो जो आपका मधुबनी चित्रकला का अभ्यास किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बिहार और नेपाल में। ठीक है, मधुबनी चित्रकला का अभ्यास कहाँ किया जाता है, बिहार और नेपाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि तिरुवरु के अजंता मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं। तिरुवरी के अजंता मंदिरों पर दीवारों पर जो है किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ जो आपका भित्ति चित्रकला पाए गए हैं। ठीक है, भित्ति चित्रकला पाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना कलाम एक डैश है। पटना कलाम जो है दोस्तों वो क्या है। पटना कलाम जो है आपका एक पेंटिंग की शैली है। ठीक है, ये जो है आपका पेंटिंग की शैली है। क्या दोस्तों, पटना कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोर्टलोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन पोशाक है। पोर्टलोई ये जो है दोस्तों एक पोशाक है। ठीक है, पोर्टलोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है। ये दुल्हन की पोशाक है। ठीक है दोस्तों, पोर्टलोई जो है एक दुल्हन की पोशाक है। वो किस राज्य में पहना जाता है। पोर्टलोई जो आपका किस राज्य में पहना जाता है, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में जो है पोर्टलोई पोशाक पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार के कला का प्रयोग किया जाता है। घर के सामने जो है फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार का कला का प्रयोग किया जाता है। तो कोलम कला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोलम कला का जो है प्रयोग किया जाता है घर के सामने फर्श को सजाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है। अजंता की गुफाओं की जो पेंटिंग है दोस्तों वो क्या दर्शाती है। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग वो आपका जातक कथा दर्शाती है। ठीक है, ये आपका जातक कथा दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोटिया भारत के निम्न में से किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है। भोटिया जो है दोस्तों वो भारत के किस राज्य की जो है अनुसूचित जनजाति है। तो भोटिया जो है आपका उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछली 3 शताब्दियों में से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण करता है। राजस्थान का वो कौन सा समुदाय है दोस्तों जो 3 शताब्दियों में से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कौन करता है, चिप्पा। ठीक है, चिप्पा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थांगका पेंटिंग में भगवान डैश के चित्र सूती या रेशमी कपड़े का बनाया जाता है। थांगका पेंटिंग में जो है भगवान डैश के चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं। ये किस में बनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको बनाए जाते हैं बुद्ध में। ठीक है, बुद्ध में बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि मिदमफी उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये मिदमफी जो उत्सव है वो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। तो आपका मनाया जाता है ताई ओहम समुदाय द्वारा। ठीक है, ये ताई ओहम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं। मिसिंग जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों वो किस द्वीप पर निवास करते हैं। तो वो जो है आपका मांजुली द्वीप पर निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, मांजुली द्वीप पर मिसिंग जनजाति के लोग निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात की परंपरा बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। गुजरात की जो पारंपरिक बुनाई है वो किसके रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो वो जो है आपका पोटला के रूप में जाना जाता है गुजरात के पारंपरिक लोक बुनाई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता। ये दोस्तों याद रखिएगा कि पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति जो है मंगोल डैश में निवास करते हैं। ये पशुचारण और शिकारी संग्रहकर्ता कहाँ निवास करते हैं दोस्तों। ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं, मध्य एशिया में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मध्य एशिया में निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी जो है भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है दोस्तों? फुलकारी आपका पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई जो है निम्न में से किस देश की जनजाति है दोस्तों? तो मसाई जो है आपका वो कन्या की जनजाति है। ठीक है, कन्या की जनजाति है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? माओरी जनजाति जो है यह किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका न्यूजीलैंड से संबंधित है। ठीक है, न्यूजीलैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, तमिलनाडु की आधारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल और किस संबंधित है? ये जो तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है दोस्तों, वो प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा के परिवार से है? इसका जो संबंध है वो किस भाषा के परिवार से है दोस्तों? इसका संबंध है आपका द्रविड़ परिवार से। ठीक है, द्रविड़ परिवार से इसका संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की आधारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकरोबक है? ठीक है, तो वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की संख्या कुल कितनी है तेलुगु स्थान पर? ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुआ था उनके अनुसार आपको बताना कि भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में जो है तेलुगु का स्थान कितना है? तो तेलुगु का स्थान कितना है दोस्तों? तेलुगु का स्थान आपका चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है तेलुगु का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 31 मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की हिंदी भाषा है? 2023 देखिए 31 मार्च 2023 के अनुसार जो है आपको बताना है कि किस राज्य की राजभाषा हिंदी है दोस्तों। ठीक है, किसके अनुसार बताना है? 31 मार्च 2023 के अनुसार बताना। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांगड़ी भाषा जो है भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? कांगड़ी भाषा जो है भारत के किस राज्य में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों? कांगड़ी भाषा तो वो जो है आपका हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तेलंगाना की दूसरी राजभाषा जो है दोस्तों वो कौन सी है? तो उर्दू है। ठीक है, उर्दू जो है तेलंगाना की दूसरी राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है? इसमें से जो है कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है जो द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा में प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संस्कृत भाषा की वंशज है दोस्तों जो द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी, फारसी, तुर्की भाषा से प्रभावित है दोस्तों। तो वो है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है ये इन सभी भाषाओं से प्रभावित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की दोस्तों एक राजभाषा कौन सी आपको बताना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कौन सी एक राजभाषा है? तो वो आपका तेलुगु। ठीक है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आओ डैश राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। आओ जो है किस राज्य में बोली जाती है? ये भाषा आपका नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, नागालैंड में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शंकरदेव द्वारा रचित भोना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया है? शंकरदेव द्वारा जो रचित जो है वो भाषा किसमें प्रयोग किया गया है पारंपरिक रूप से? तो वो जो है आपका ब्राजीवली में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रजवाली में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में सिहली एक प्रमुख भाषा? सिहली जो है एक प्रमुख भाषा है। किस देश की एक प्रमुख भाषा है दोस्तों? वो आपका श्रीलंका की है। ठीक है, श्रीलंका की जो एक प्रमुख भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरी जो है बड़ा भाषा परिवार है? इसमें से जो है कौन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा है दोस्तों? ठीक है, तो कौन आपका वो है चीन तिब्बती भाषा। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से भाषा की कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? इसमें से जो है कौन सी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा के परिवार से जो है संबंधित नहीं है दोस्तों? तो आपका फिनो उग्रिक। ठीक है, फिनो उग्रिक जो है संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 भारतीय भाषाओं के लिए एक एकीकृत लिपि जिसे भारत की एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्ताव किया जा सकता है, यह कौन सी भाषा है दोस्तों? भारत की 9 भाषाओं में से एक एकीकृत लिपि जो है जिसे भारतीय एक सामान्य लिपि के रूप में जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसे भारत की सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है दोस्तों, वो कौन सी भाषा है? तो वो आपका भारतीय भाषा है। ठीक है, भारतीय भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल्हाटी भाषा उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो डैश में रहते हैं। कोल्हाटी भाषा किस लोगों द्वारा बोली जाती है? कोल्हाटी भाषा कौन से लोग बोलते हैं दोस्तों? कोल्हाटी भाषा कहाँ के लोग बोलते हैं बताइए? कोल्हाटी भाषा आपका महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उर्दू को जो है किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? उर्दू को किसके रूप में जाना जाता है? तो उर्दू को आपका
लश्करी जवान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, लश्करी जवान के रूप में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार मारुति 800 गाड़ी लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? भारत में जो है पहली बार मारुति 800 गाड़ी लॉन्च करने के लिए भारत के सरकारी सुजुकी मोटर्स ने कॉर्पोरेशन यानी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने जो है किस वर्ष उन्होंने संयुक्त भाषा का हस्ताक्षर किया था? किस वर्ष जो है उन्हें संयुक्त उद्यम में जो है हस्ताक्षर किया था दोस्तों, गाड़ी लॉन्च करने के लिए? मारुति 800 गाड़ी जो है वो लॉन्च करने के लिए किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो वो आपका 1992 में हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई थी? भारत की जो है पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी वो किस राज्य में शुरू की गई थी? तो वो आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु संरक्षण किया? भारत के जो है किस वर्ष जो है पोखरण संस्करण में मरुस्थल अपना पहला परमाणु संरक्षण किया दोस्तों? तो वो जब का 1974 में किया, ठीक है, 1974 में किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्वदेशी आरटीपीसीआर निकट जो है जिसे ऑक्रीमन संस्करण के परीक्षण हेतु ओएसआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? तो आपका कौन है? वो आपका है इंडनकोनोम, ठीक है, इंडिकोवोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने जो है किस वर्ष अपना पहला कारखाना स्थापित किया था दोस्तों? तो बताइए वो कहाँ स्थापित किया था? बताइए बताइए। तो वो जब का पंजाब में स्थापित किया था, ठीक है, पंजाब में स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? 2021 में जो है पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना जो है आपका वो कहाँ शुरू की गई थी दोस्तों? तो आपका कहाँ शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में रुकी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? साहित्य में जो है पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? वो तो जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ जो थे साहित्य में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय नागरिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता भारत का पहला तेल क्षेत्र डैश में खोजा गया? स्वतंत्र भारत का जो है पहला तेल वो किस क्षेत्र में खोजा गया? तो स्वतंत्र भारत का वो जो है पहला तेल असम में खोजा गया, ठीक है, असम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? भारत का जो है पहला ई वेस्ट क्लिनिक वो कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो वो आपका भोपाल में स्थापित किया गया था, ठीक है, भोपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का जो है पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र वो किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तो वो जो है आपका केरल में स्थापित किया गया। कहाँ? केरल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम किसका है? तो भारत के पहले जो है स्वदेश विमान वाहक पोत जो है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका जो नाम है आईएनएस विक्रांत, ठीक है, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्णतः हाइड्रोजन रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इस रॉकेट इंजन का जो नाम है वो आपका क्या है दोस्तों? धवन एक, ठीक है, धवन वन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? भारत की जो है पहली मस्जिद कौन सी है दोस्तों? तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद, ठीक है, चेरामन जुमा मस्जिद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस देश ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता? किस देश ने जो है 2022 में थॉमस कप जीता था दोस्तों? किस देश में पहली बार 2022 ने थॉमस कप जीता था? तो वो आपका भारत ने, ठीक है, भारत ने जो है 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में किस संस्था ने कॉर्नवालिस प्रत्यारोपण का पहला विकिरण विकसित करने में सफलता प्राप्त किया? भारत में जो है किस संस्था ने कॉर्नवालिस प्रत्यारोपण का पहला संस्कृत विकसित करने के लिए जो है सफलता प्राप्त की थी दोस्तों? तो वो आपका आईआईटी हैदराबाद ने, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ने सफलता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? इसमें से जो है कौन सा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के जो है प्रथम कुलपति थे दोस्तों? प्रथम कुलपति कौन थे दोस्तों? प्रो मोहम्मद शमीम जयपुरी, ठीक है, प्रो मोहम्मद शमीम जयराजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला विकलांग क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया था? भारत में पहला
जो है विकलांग क्लिनिक वो किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो भारत में पहला विकलांग क्लिनिक आपका चंडीगढ़ में शुरू किया गया था, ठीक है, चंडीगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये दोस्तों याद रखिएगा, द्वारा पहले ओमन रॉक सत्याग्रह, ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और जो है ओपन रॉक सत्याग्रह जो है, सॉरी, संग्रहालय, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन जो है आपका कहाँ किया था? हैदराबाद में, ठीक है, इन तीनों का उद्घाटन हैदराबाद में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत उद्घाटन देश में किया गया। जो है कृषि ईंटों से जो बना हुआ था भारत का पहला इमारत, वो कहाँ बना हुआ था बताइए? तो वो जो आपका कहाँ बना हुआ था? आईआईटी हैदराबाद में बना हुआ था, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी वाले प्रथम हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी है? इसकी जो है भारतीय सेना ने इसको देखिए दोस्तों शुरू किया था, ठीक है, उसका नाम क्या है? वैनेडियम आधारित बैटरी, ठीक है, इसका नाम है वैनेडियम, ठीक है, वो जो है उसका ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता जो पूछ रहा है कितना है, तो इसकी क्षमता कितना? 56, ठीक है। चलिए अगला आपका कि कौन सी सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया का पहली सरकार बन गई? कौन सी सरकार जो है 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई दोस्तों? तो दुनिया की पहली सरकार कौन बन गई? और दुबई, ठीक है, दुबई बन गई दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया, ठीक है, सरकार। चलिए अगला आपका कि मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या डैश द्वारा की गई? मराठी भाषा में जो है भगवत गीता की पहली विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो मराठी भाषा में आपका ज्ञानेश्वर द्वारा जो है भगवत गीता में पहली विस्तृत व्याख्या की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश की प्रतिनिधित्व करने वाला लॉरेन हर्बर्ट महिलाओं की 87 किलोग्राम प्लस जो है भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। वो कौन थी दोस्तों और कहाँ की थी? कहाँ की प्रतिनिधित्व करती थी? तो वो जो है आपका न्यूजीलैंड की प्रतिनिधित्व थी, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों? वैध मुद्रा को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों बताइए? तो वो जो आपका अल सरोवरा बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो है वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली? भारत की जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो किन दो शहरों के बीच चली थी दोस्तों? वो किन दो शहरों के बीच चली थी? नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए दोस्तों। तो उसका नाम है डेक्कन क्वीन, ठीक है, डेक्कन क्वीन जो है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष जो है भाग लिया? भारत में जो है पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था दोस्तों? तो आपका लिया था 1990 में। 1990 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा था? समुद्री विमान जो है सेवा संचालित करने वाला वो पहला द्वीप कौन सा था दोस्तों? तो पहला द्वीप था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन था? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कृत्रिम उर्वरकों का निर्माण पहली बार डैश शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तो कृत्रिम उर्वरकों का जो निर्माण है वो आपका हुआ था 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? दिल्ली मेट्रो का जो है पहला कॉरिडोर का उद्घाटन वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरने वाली जो है पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो आपका थी, आपका बताइए बताइए, तो वो आपका थी एक अमेरिकी, ठीक है, एक अमेरिकी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, डैश पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट जो है उन्होंने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक खेलों को शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वो कौन है दोस्तों जो पैरा ओलंपिक पदों में जीता था और उन्होंने भारत में पहली पैरा ओलंपिक में अपना रिया 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों को शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था दोस्तों? तो वो कौन थी? दीपा मालिक थी, ठीक है, कौन थी? दीपा मालिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया दोस्तों?
तो 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया, ठीक है, 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश किस देश का पूर्ण नागरिक बनने वाली दुनिया, किस देश का जो है पूर्ण नागरिक बनने वाली दुनिया दोस्तों, जो पहली बार रोबोट है वो दोस्तों है आपका, बताइए बताइए, सोफिया, ठीक है, क्या है दोस्तों, सोफिया जो है पूर्ण नागरिक बनने वाली दुनिया की पहली रोबोट है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों, किसको जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सॉरी, इसमें थोड़ा पीपीटी में मिसटाइप हो गया, पता नहीं कैसे करता है यार, उसको बताते हैं हम, आने दो आज। चलिए, तो कौन थी दोस्तों, तो वो आपका थी मीरा कुमारी, ठीक है, मीरा कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी, भारत में जो है पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी, ठीक है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है दोस्तों, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा है जो है दोस्तों दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित है दोस्तों, वो सौर ऊर्जा से ही चलता है हवाई अड्डा, वो कौन सा हवाई अड्डा है, तो आपका कोच्चि का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, कोच्चि का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया, ये पहला भारतीय क्रिकेट क्लब था दोस्तों, कलकत्ता क्रिकेट क्लब, ये कब स्थापित किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 1792 में स्थापित किया गया था, ठीक है, 1792 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि 1964 में भारत का प्रथम दाब मुक्त भारी जल रिएक्टर जो है लिमिटेड में परमाणु ऊर्जा को भारत के एनपीसीएलआई के द्वारा सहयोग उद्गम बनाया गया। ये तो दोस्तों 1964 में भारत का प्रथम दाब युक्त जो है जल रिएक्टर लिमिटेड जो है परमाणु ऊर्जा डैश का जो है भारत में एनपीसीआईएल के बीच में एक सहयोगी उद्गम था। ये कौन था दोस्तों, तो ये जो था आपका, बताइए बताइए, ये था आपका कनाडा था। कनाडा जो है 1964 में भारत का प्रथम दाबयुक्त भारी रिएक्टर जल का लिमिटेड एक परमाणु ऊर्जा का एनपीसीआईएल था, ठीक है, जो सहयोग करता था उसको उद्गम करने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रथम महासचिव दोस्तों वो कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे दोस्तों वो ग्रिक्विली थे, ठीक है, ट्रिक्विली। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश से नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पूरी हुई दोस्तों, भारत की जो है पहली जैव ईंधन संचालित वो कब उड़ा गया, 2018 में, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ से नई दिल्ली तक गया था, और डैश से नई दिल्ली तक गया था, कहाँ से कहाँ तक गया था, दिल्ली तक गया था, और वो कहाँ से गया था, वो जो गया था आपका देहरादून से दिल्ली तक गया था, ठीक है, देहरादून से दिल्ली आईजीआई हवाई अड्डे तक गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि पहला एवं सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन का कौन सा है, पहला एवं सबसे पुराना अंतर जो है सरकारी संगठन का दोस्तों कौन सा है, कौन सा सरकारी संगठन का, वो है राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय उद्योग, ठीक है, राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया, भारत में जो है पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया दोस्तों, तो वो जो किया गया आपका पुणे में किया गया, ठीक है, पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया, किस नदी पर जो है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था दोस्तों, तो वो जो आपका दामोदर में जो है स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के पहले तौर पर हुए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, भारत में जो है पहले तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन दोस्तों वो कहाँ हुआ, तो उसका जो उद्घाटन हुआ दोस्तों लोक नाटक झील, वो मणिपुर में, ठीक है, कहाँ हुआ, लोक नाटक झील मणिपुर में, यही हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना की 969 रेलवे इंजन रेलवे इंटीरियर की जो है सॉरी दोस्तों लिमिटेड की शामिल हुआ, रेलवे इंटीरियर में जो शामिल हुआ कब, 2011 में, प्रादेशिक सेना, ठीक है, वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान कौन थी दोस्तों, वो भारतीय महिला की जो है पहली जवान कौन थी, महिला जवान पूछा, तो वो थी शेपर शांति सिंह, ठीक है, शेपर शांति सिंह थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि फरवरी 1911 में दुनिया का पहला अधिकार एयरमेल डैश से डैश को भेजा गया था दोस्तों, फरवरी 2011 में जो है दुनिया का पहला अधिकार एयरमेल डैश से डैश को भेजा गया, कहां से कहां तक भेजा गया था दोस्तों, तो आपका इलाहाबाद से नैनी तक भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया, किस राज्य में जो है भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण किया गया था दोस्तों, तो आपका किया गया था केरल में, केरल में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, भारतीय सिविल सेवा में जो है पहले होने वाले शामिल वो व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो व्यक्ति थे आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे
भारतीय सिविल सेवा में पहले नागरिक थे जो शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके प्रथम विजेता कौन थे दोस्तों? तो इसके जो प्रथम विजेता थे वो थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, कौन थे प्रथम? जी शंकर कुरूप थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन थी? दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाली जो है पहली भारतीय पुलिस सेवा में जो वो महिला कौन थी दोस्तों? वो महिला जो थी आपका अन्नपूर्णा कुमारी थी। ठीक है, अन्नपूर्णा कुमारी थी। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों एशिया का पहला रॉक एक्सचेंज है? ठीक है, तो वो जो आपका बॉम्बेस्टिक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बेस्टिक एक्सचेंज जो है आपका पहला रॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई दोस्तों? तो आपका 2012 में प्रकाशित हुई। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगर इस पीडीएफ का आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक से नहीं खुलता किसी कारणवश तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं भाई स्टूडियो करके, आपका चैनल आ जाएगा, तो उसी में जाकर जीएस का और स्पेशल क्लास वाली पीडीएफ होगा। ठीक है, स्पेशल क्लास का भी पीडीएफ वहीं पे दिया जा रहा है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और देखते हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन तो लाइव नहीं आ पाएंगे किसी कारणवश, तो अभी आपका रेगुलर ऐसे क्लास चलेगा, स्पेशल क्लास थोड़ा स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आपका कुछ दिन लाइव क्लास नहीं चल रहा है। ठीक है, और कुछ दिन बाद ही चलेगा। तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों। और आपको रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम निकालना है तो किसी भी हाल में जो प्रैक्टिस सेट चलाएंगे प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद पहले ये जो चल रहा है आपका 6 और 4 क्लास चलेगा दोस्तों इसका पीवाईक्यू का। ठीक है, यानी कि 10 क्लास हो जाएगा आपका पीवाईक्यू का और इसके बाद ही प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, और आपको पता ही कि एग्जाम डेट भी निकल चुका है और प्रैक्टिस सेट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा एकदम आपका उतना ही अच्छा स्कोर करके आइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए और 4 क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्द से जल्द कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।